चलिए, तो जो नेक्स्ट थिंग जो अपन डील करने वाले हैं वो है आपका पोस्टुलेट्स। यूक्लिड्स था, उन्होंने 5 पोस्टुलेट्स लिखी हैं। इसके बेसिस पे फिर आगे अपन कुछ थ्योरम्स जनरेट हुई है ना। तो पोस्टुलेट्स देखो मैंने वर्ड क्यों डाल के रखा है, बिकॉज यूक्लिड ने बोला कि वो ज्योमेट्री के टर्म में, मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो वो पोस्टुलेट्स बोलेगा उसको। और बाकी कहीं पे भी मैथ्स में यूज हो रहा है, मतलब थ्रू आउट द मैथ्स, इवन इन ज्योमेट्री एज वेल, एक्सियम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या है, एक दूसरे के लिए इंटरचेंजेबल है, आप इनको यूज कर सकते हो इंटरचेंज करके। ठीक है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। बट यूक्लिड ने बोला कि जब ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो वो पोस्टुलेट्स ही बोला उसको उसने। ठीक है, तो वो क्या पोस्टुलेट्स रहे थे वो अभी देखते हैं अपन। ठीक, तो पहला पोस्टुलेट्स था यूक्लिड्स का, वो था स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया तो क्या बोलना चाह रहा है यूक्लिड ने बोला कि ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो कोई एक पॉइंट मार्क कर दिया उसने ऐसे, यहाँ से एक दूसरा पॉइंट मार्क कर दिया, मान के चलो इधर। तो इसने बोला कि जब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो यहाँ से जाने वाली एक ही लाइन होगी ऐसे, कैसे, एस टाइप से। अब इनसे जाने वाली दूसरी लाइन नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अब अपने को इस टाइम पे तो लग रहा होगा कि हाँ नहीं हो सकती, बट सोच के देखो कि जब उस टाइम यूक्लिड ने सोचा तो उसने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की कि अगर मैं कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट रख दूँ, यहाँ मैंने लिखा हुआ है देखो, ये जरूर याद रखना कि ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट यहीं रख दिया, दूसरा पॉइंट भी यहाँ रख दिया। तो इन दोनों पॉइंट से तो आपको क्या मिलेगा, एक नया पॉइंट मिलेगा। पॉइंट कैन नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट होना चाहिए। अगर एक यहाँ है आपका तो एक दूसरा यहाँ होना चाहिए। अब इन दो को आप ज्वाइन करोगे ऐसे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही निकलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा डेफिनेशन उसने दिया। अब ये जो उसने लिख दिया ना वो फैक्ट है। ठीक है, उसमें अपन डिनाई नहीं करेंगे। अब ये अपना बेसिक बन गया, ये मैथ्स में ज्योमेट्रिक के सेक्शन में स्टैंडर्ड बन गया आपका कि ए स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any other point, or a unique straight line is drawn with the help of a 2 point। तो ये आपका पहला पोस्टुलेट से था और पहला एक्सियम्स था, एक ही बात है। ठीक, तो अब देखिए दूसरा एक्सियम्स क्या था, या दूसरा पोस्टुलेट्स क्या था, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। ठीक है, अब देखिए जो टर्मिनेटेड लाइन है ना वो अभी जो अपन मॉडर्न लैंग्वेज अपन यूज करते हैं वो आपका क्या बन गया, लाइन सेगमेंट बन गया है। तो ये टर्मिनेटेड लाइन कुछ भी नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है स्टेटमेंट, ए लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मतलब क्या हुआ, ये एक लाइन सेगमेंट होता है, आपको पता है लाइन सेगमेंट कहाँ पे खत्म होता है कि इसके एंड पॉइंट होते हैं। अब उसने क्या बोला कि आप क्या काम करो, इसको एक्सटेंड कर दो आप। तो जैसे आपने एक एक्सटेंड कर दिया ऐसे, तो ऐसे आप इनको एक्सटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ए लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, है ना। दैट मीन्स ये दोनों साइड में किधर भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, अब एक बात और होती है, देखो लाइन होती है, लाइन में एक्चुअल में क्या होते हैं, बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स होते हैं। तो लाइन सेगमेंट इज नथिंग बट इट इज़ द पार्ट ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ये आपका लाइन सेगमेंट था और ये पूरा इनडेफिनेटली बढ़ा दिया आपने, तो आपका क्या बन गया, वो लाइन बन गया। ठीक है, तो ये उसका सेकेंड पोस्टुलेट्स था। थर्ड पोस्टुलेट्स देखो क्या बोला उसने, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, तो कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर। अब सेंटर कुछ भी नहीं है, सेंटर ही आपका क्या है, पॉइंट है, पॉइंट ही आपका सेंटर है। तो ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी पॉइंट एंड एनी रेडियस। रेडियस आपका क्या है, इट इज लाइक लाइन सेगमेंट। ठीक, तो अब क्या बोल गया, देखो फिर से देखिए डेफिनेशन, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी पॉइंट एंड एनी लाइन सेगमेंट। देखिए कैसे, मान के चलो कि यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिख दिया, अब एक लाइन सेगमेंट पॉइंट तो आ गया और एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मान के चलो कि जैसे ये कैप है इसका ना, तो इस कैप को आप अगर ऐसे इस पॉइंट से अटैच कर दो ऐसे, ठीक है, अब ऐसे हो गया। अब अगर इसको आप रोटेट करोगे
तो दैट मीन्स ये आपका क्या बनाएगा, एक पूरा रोटेशन होती है, आपको क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो इस कैप को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये लाइन सेगमेंट है जो मेरा कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब इस यहाँ फिक्स हो गया ये, अब इसको फिक्स करते हुए इसको ऐसे रोटेट करोगे आप, जैसे आप एक रस्सी से पत्थर बांध के इसको घुमाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। इसलिए उसने बोला कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी पॉइंट। तो ये जो पॉइंट बनता है ये आपका सेंटर बनता है, एंड एनी लाइन सेगमेंट, तो ये जो लाइन सेगमेंट आपका, ये आपका रेडियस बनता है। और ये जो डॉट 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 मैंने किया है ये ही आपका क्या है, सर्कल है। ठीक, तो इस तरीके से उसने एक पोस्टुलेट बोला। तो ये हमेशा ट्रू है। ठीक है, ये हो सकता है कि आपका लाइन सेगमेंट बड़ा होगा तो बड़ा सर्कल आ जाएगा, दैट मीन्स उसकी रेडियस बड़ी हो जाएगी। छोटा है बिल्कुल तो छोटा हो जाएगा। तो ऐसे रहा। फोर्थ देखिए क्या बोलता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो देखो क्या बोल के गया है ये लाइन, कि राइट एंगल आप है ना, चाहे तो आप ऐसे रख दो, ये 90 डिग्री आप मेजर करो, चाहे आप ये 90 डिग्री मेजर करो, चाहे आप ये 90 डिग्री मेजर करो, और चाहे आप ये 90 डिग्री मेजर करो। मतलब कैसा ही रोटेट कर दो, अगर वो 90 डिग्री है तो वो सारे के सारे एंगल्स इक्वल ही आएंगे। ठीक है, दैट मीन्स क्या बोला उसने कि अगर कोई क्वांटिटी है तो वो खुद के ही इक्वल होगी हमेशा ही, है ना। ऐसे बोल सकते हो कि एवरीथिंग इक्वल से इटसेल्फ। 2 है तो 2 के इक्वल होगा हर एक केस में। ऐसे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री हर एक केस में 90 डिग्री के ही इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है ये। तो ये उसका रहा पोस्टुलेट फोर्थ। अब चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट डील करते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखो, थोड़ा सा एक बड़ा स्टेटमेंट है और आपको अच्छे से समझना होगा। ये देखो क्या बोलता है, लैंग्वेज थोड़ा सा अटपटा है इसका, बट जब आप 1 बाई 1 अपन देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। क्या बोलना चाह रहा है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, तो पहले क्या करो, 2 स्ट्रेट लाइन बना दो, ये आपकी मर्जी है कैसे ही बनाओ। तो मैंने क्या किया, ऐसे बना दिया मान लो। ठीक, मान के चलो इनके, अब स्ट्रेट लाइन है तो ये ऐसे मतलब चलती जा रही है। ठीक है, ऐसे है, स्ट्रेट लाइन का मतलब यही हुआ ना। तो मान के चलो इसको मैंने नाम दे दिया AB, इसको मैंने नाम दे दिया CD। तो अब देखो क्या बोलना चाह रहा है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स। तो ये 2 स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन फॉल कर रही है। तो फॉल करने का मतलब मान लो कि आपकी एक लाइन है जो ऐसे आ रही है, मान के चलो ऐसे एक लाइन आई, इसको मैं PQ बोल देता हूँ। ये इन पे क्या हो रही है, ऐसे फॉल हो रही है। ठीक, 2 straight lines makes the interior angle on the same side of it। देखो एक वर्ड होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर क्या होते हैं, जो अंदर के हैं, एक्सटीरियर जो बाहर के हैं। बहुत ही बेसिक्स है ना। तो जब आप बात एंगल की चल रही है, इंटीरियर एंगल, तो एंगल आपने थोड़ा बहुत आइडिया होगा। एंगल क्या होता है कि कोई भी 2 लाइन है, इनके बीच ये एंगल है, ये एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। तो जब आप देखोगे कि ये 2 लाइन और इस लाइन के बीच इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, देखो ये क्या बन रहा है, इस लाइन और इस लाइन के ये बन तो रहा है यहाँ पे, बट इस लाइन के लिए क्या बन गया, एक्सटीरियर। ऐसे इधर वाला भी एक्सटीरियर, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर। इस लाइन के लिए ये इंटीरियर और ये इंटीरियर। तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अपने को इस बारे में ही सोचना है। ठीक है, अब देखिए क्या आगे, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट। अब क्या बोल दिया उसने कि ये लाइन अगर ऐसे है तो इसकी एक साइड ही इंटीरियर एंगल को आप कंसिडर करो। ठीक है, तो या तो आप कौन से इंटीरियर एंगल कंसिडर कर सकते हो, ये वाले या फिर ये वाले। ठीक, तो ये और ये अलग अलग क्लासीफाई कर दिया मैंने। इधर यू कंसिडर दीज 2 इंटीरियर एंगल्स और दीज 2 इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मूव फॉरवर्ड। आगे क्या बोला उसने, ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट थी अपने लिए कि क्या बोला उसने कि 2 राइट एंगल है ना, उनसे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जब आप इन 2 को इधर वालों को देखोगे तो आप लोग पाओगे कि ये आपके क्या बनेंगे,
ग्रेटर देन 90 बनेंगे। क्यों? देखो 90 कब बनता? जब ये लाइन आपकी ऐसी होती, जैसे ये वाली अपनी तिरछी आ रही है ना, तो ये आपका ऐसे होता तो ये 90 हो जाता। ठीक ठीक, तो इस सेंस में आपका ये 90 होता। तो इस केस में ये वाले दोनों देखो क्या आ रहा है, ये देखो यहाँ पे ये 90 ऐसे बनता, ठीक है ना, तो ये 90 से बड़ा है, तो इसलिए ये दोनों एंगल क्या आएंगे 90 से बड़े। तो 90 से बड़े प्लस 90 से बड़े विल बिकम ग्रेटर देन 180। तो लेस देन टू राइट एंगल्स, मतलब रेस्ट टू राइट एंगल कितने हो जाएंगे? टू राइट एंगल कितना होता है आपका? टू राइट एंगल्स होता है इक्वल्स टू 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये क्या होना चाहिए? लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये दो एंगल आपके होंगे। ठीक, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स, ये दो स्ट्रेट लाइन को अगर आप प्रोड्यूस्ड करोगे, इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, कौन से डायरेक्शन में? मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल। दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहे हैं? इन लाइन को अगर आप प्रोड्यूस्ड करो ऐसे, तो ये इस साइड कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। तो कहने का क्या मतलब है कि यही लाइन अगर ऐसे होती, इस पे ये लाइन फॉल हो रही है, ये दो इंटीरियर एंगल हैं, तो जब आप इन जो दो लाइन हैं इनको आप प्रोड्यूस्ड करोगे ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलती हैं। और ये जो पॉइंट है ये आपका कौन सी साइड आता है? जिस साइड इंटीरियर एंगल क्या हो आपके लेस देन 180 डिग्री हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आया आपका। तो पॉइंट कौन सी साइड आती है? जिस साइड आपके इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री होते हैं। तो ये आपका थ्योरम था, यही आपके थ्योरम का स्टेटमेंट था। तो इस थ्योरम को अच्छे से ध्यान रखना और आगे आपको ये बहुत ही हेल्प करने वाली है। इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, पैरेलल लाइंस हो गया, ये सब चीज़ें ये वहीं इसी पोस्टुलेट से आना स्टार्ट हुई थी। तो ये अपने लिए एक रामबाण की तरह हेल्प करेगी आगे ये। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये स्टेटमेंट क्या लिखा है। नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके ज़रूर देख लेना। तो ये था पोस्टुलेट आपका 5, जो कि क्या बना आपका? फैक्ट बना। ये फैक्ट है, इसका कोई प्रूफ आप नहीं देखोगे कहीं पे भी। ये क्या बन गया? फैक्ट बन गया। अब इसको ऐसे के ऐसे ही आगे अपन हेल्प लेते हैं क्वेश्चंस में। ठीक, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी क्या लिखा है मैंने कि ए सिस्टम ऑफ एक्सियम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। देखो एक वर्ड आ गया कंसिस्टेंट। आपसे पूछेगा कि सिस्टम ऑफ एक्सियम्स कब कंसिस्टेंट होता है ना, तो आप क्या बोलोगे? कंसिस्टेंट तभी होता है जब इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दीज एक्सियम्स ए स्टेटमेंट, है ना, मतलब इन जो सिस्टम ऑफ एक्सियम्स है ना उससे आप डिड्यूस कर पाओ या एक्सट्रैक्ट कर पाओ, या क्या बोल दो आप कि कुछ आइडिया ले पाओ उनसे, है ना। क्या आइडिया ले पाओ? दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स एनी एक्सियम्स और प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट, है ना। जैसे पहले मैं बोल देता हूँ आपको कि 2 = 2 है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि क्या एक एक्सियम और पोस्टुलेट हो सकता है, ठीक, तो आप क्या बोलोगे कि हो सकता है। तो आपको क्या चेक करना है? ये क्या लाइन बोलती है कि आपने बोल दिया कि सिस्टम ऑफ एक्सियम्स, तब आप बोलोगे कि अगर ये है तो ये कंसिस्टेंट होगा ना। कंसिस्टेंट कब नहीं होगा? जब आप ये प्रूव कर दो कि ये दोनों इक्वल नहीं होगा। तो यही ये लाइन बोल रहा है, इफ इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं हो क्या, टू डिड्यूस फ्रॉम दीज एक्सियम्स स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट एनी एक्सियम्स। तो ये कौन से एक्सियम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? क्या एक्सियम कौन सी है? एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ, 2 = 2, ये आपकी एक्सियम है। तो क्या इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? ये नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। दैट मीन्स ये किस टाइप का है? कंसिस्टेंट टाइप का है। तो ये आपके ऐसे ही 1, 2 ऐसे आपके मोर देन थ्योरम्स भी साथ में, थ्योरम क्या एक्सियम से साथ में हो सकते हैं ना। तो आपको क्या चीज़ चेक करनी है? कंसिस्टेंट होने के लिए क्या जरूरी है कि आपको ऐसा कोई लॉजिक ही ना मिले जिससे आप ये प्रूव कर पाओगे कि ऐसा नहीं होता है ना। तो वो प्रूफ नहीं हुआ तो आपका क्या बन गया? कंसिस्टेंट बन गया। तो इस तरीके से आपको डील करना है इनके साथ। चलिए तो अब आगे भी देख लेते हैं कुछ और। देखो आगे एक वर्ड लिखा हुआ है थ्योरम। तो अब क्या हुआ कि यूक्लिड यहाँ तक पहुँच गया ऐसे बताते बताते कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं और ये ऐसे ही रहेंगी, है ना। तो जो चीज़ें उसने बताई उनको अपने क्या मान लिया? फैक्ट मान लिया।
कि वो अपने आप क्या बन गई, माइंड में सेट हो गई हैं अब अपनी, कि वो वैसे ही होती हैं, ठीक है। लाइक टू को ऐसे क्यों लिखते हो, बिकॉज वो वैसे लिखा गया स्टार्टिंग से। पॉइंट क्या होता है कि जब एक सिंपल सा डॉट पुट कर दिया आपने, वो आपका पॉइंट बन गया। लाइन क्या होती है, ये ब्रेथलेस लेंथ होती है। वो फैक्ट बन गए आपके, अब उनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो ये फैक्ट बन गए, जो आपके यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स दिए हैं ना, या कुछ एग्जाम्स दिए हैं उसने, वो सब आपके फैक्ट बन गए। अब उन फैक्ट की हेल्प लेके आप आगे चले, मतलब यूक्लिड आगे चला। अब यूक्लिड क्या बोला, उसने एक नया टर्म और इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज ए थ्योरम। क्या बोला उसने, थ्योरम क्या होता है, उसने बोला थ्योरम ए स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड ए प्रूफ। अभी तक अपना कहीं पे भी ये बात नहीं चल रहा था कि प्रूफ होना चाहिए। थ्योरम पहला ऐसा वर्ड आया जिसमें ये हुआ कि ये थ्योरम तभी बनेगी, कोई भी स्टेटमेंट थ्योरम तभी बनेगा जब उसका आप प्रूफ दे पाओ। प्रूफ का मतलब क्या हुआ कि आप उसको ये बता पाओ कि ये देखो यहाँ से आता है, इसमें ये लॉजिक है। ये लॉजिक कहाँ से आता है, तो आप बता पाओगे ये लॉजिक यहाँ से आता है। तो वो प्रूफ, अगर आप किसी चीज़ का प्रूफ कर दो तो वो आपका थ्योरम बनेगा। जैसे आगे आप देखोगे ट्राइंगल चैप्टर में, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इसको आप प्रूव कर पाओगे किसकी हेल्प से, इंटीरियर एंगल थ्योरम्स, है ना, बेसिक ट्राइंगल का यूज़ करके आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें प्रूफ के साथ आती हैं, इसलिए क्या बनती हैं, वो थ्योरम्स बनती हैं। थ्योरम का ही एक देखो सब पार्ट होता है। थ्योरम एक बड़ा है, उसका एक पार्ट है कोरोलरी। कोरोलरी क्या बोलता है, ए स्टेटमेंट विच कैन बी इजीली डिड्यूस्ड फ्रॉम ए थ्योरम। मतलब थ्योरम से आपने क्या निकाला, एक छोटा सा पार्ट निकाला, मतलब थ्योरम की हेल्प लेके आपने किसी एक और स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया, वो आपका बनता है कोरोलरी। तो कोरोलरी क्या है, कोरोलरी कंप्लीटली बेस्ड ऑन ए थ्योरम। अगर आपने थ्योरम प्रूव कर दी तो काफ़ी हद तक कोरोलरी भी आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो, ठीक है। तो कोरोलरी में क्या होता है, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको आप फैक्ट मान ले लिए गए हो, वो फैक्ट बन गया आपके लिए, और उसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, एक नए स्टेटमेंट को फिर प्रूव कर रहे हो, तो वो आपका बनता है कोरोलरी। जैसे फिर से ट्राइंगल चैप्टर में आप प्रूव करोगे ये थ्योरम था, इसमें जो भी आपको सीखने को मिला, जो भी आपको नॉलेज मिला, वो अब आपके लिए क्या बन गया, फैक्ट बन गया। और वो फैक्ट आपने कहाँ अप्लाई कर दिया, इस पे, तो वो बन गया आपका कोरोलरी। क्या, कैसे अप्लाई किया, देखो, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ए बी सी एंड ए सी बी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी मीट एट ए पॉइंट ओ, देन एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस ए हाफ एंगल। तो इसमें क्या किया, आगे आप देखोगे कि ये ट्राइंगल है। अब देखो इसने क्या बोला, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। किसको, एंगल्स को। दैट मीन्स एंगल को आप क्या करोगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। कौन से एंगल को, एंगल ए बी सी। तो ए बी सी तो ये है, तो इसको इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड किया, एक्सटेंड कर दिया, ऐसे जा रहा है, ठीक। ऐसे ही एंगल ए सी बी है, इसको आपने एक्सटेंड किया, तो वो मान के चलो ऐसे जा रहा है। तो क्या बोला है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी मीट एट ए पॉइंट ओ। तो बोल दिया कि अगर ये दोनों पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं, देन एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल किसकी इक्वल है, 90 प्लस हाफ एंगल ए के। तो इसमें आपका किसका हेल्प हो रहा है, इस जो स्टेटमेंट दिया है ना मैंने, ये कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, इसकी हेल्प लेके आप ये प्रूव कर दोगे, ठीक। क्या, 90 प्लस हाफ एंगल ए। तो ये आपका होता है कोरोलरी। इस तरीके से आप थ्योरम और कोरोलरी के साथ डील करते हो। तो ये सब चीज़ें आप आगे सब्सिक्वेंट, मतलब जब भी आप सब हेडिंग में पढ़ोगे आप ये सब चीज़ें डिटेल में, है ना। तो 1 बाई 1 पहले बेसिक से ही चलते हैं। चलिए आगे देखिए, मैं कुछ डिफरेंस लेके आया हूँ कि ये समझ लोगे आप तो आपका काफ़ी काम है वो थोड़ा सा आसान बन जाएगा ना। देखो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ए लाइन रे एंड ए लाइन सेगमेंट, कि आपका लाइन रे एंड लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या होता है वो देखिए। अभी लाइन क्या होता है पहले देख चुके हैं, लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, और क्या बोल दो, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इनटू अपोजिट डायरेक्शन। तो लाइन कुछ भी नहीं है कि पॉइंट को आप कलेक्शन करते जा रहे हो, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ तक, मतलब इधर भी करते जा रहा हूँ मैं और इधर भी कलेक्शन करते जा रहा हूँ। तो ये मेरा क्या बनता है, लाइन बनता है। लाइन को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे,
एंड पॉइंट को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। ऐसे तो इनफाइनाइट लेंथ का होता है ये, मतलब इसकी लेंथ मेजर नहीं होती है, बट क्या करते हैं अपन, मतलब अपनी कन्वीनियंस के लिए आप क्या कर देते हो, ए बी ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हो। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, बिल्कुल ऐसे एरो लगाओगे, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ए की तरफ भी ये क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, और बी की तरफ भी क्या हो रही है, ये एक्सटेंड हो रही है। ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन को। लाइन को आप क्या कर सकते हो, स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्मॉल एल, स्मॉल एन, स्मॉल एन, ETC, है ना। ये हुआ लाइन के बारे में। रे क्या होती है, अब अगर मैं इस ए को क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, इस एंड को मैं फिक्स कर दूं, सिर्फ बी की तरफ बढ़ाऊं मैं, तो ये मेरा बन गया रे, ए बी रे। ऐसे ही अगर मैं बी को फिक्स कर दूं और ए की तरफ ऐसे बढ़ा दूं इनफाइनाइट लेंथ की तरफ, तो मेरा क्या बनेगा, ये ए बी है, बट इस केस में आपका क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, बी ए, मतलब एरो किसकी तरफ रहेगा, जिसकी तरफ इनफाइनाइट की तरफ एक्सटेंड हो रही है उसकी तरफ एरो रहेगा आपका, ठीक। तो ये होता है आपका रे। फिर आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, अगर ये जो एरो है रे का, इसको भी मैं हटा दूँ और एंड पॉइंट बना दूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो इसका कुछ लेंथ होगा, ठीक है, ये बना ए बी, इसका कुछ लेंथ होगा, मान के चलो जैसे 5 सेंटीमीटर आ गया या फिर 7 सेंटीमीटर आ गया, कुछ ना कुछ इसका लेंथ होगा। क्यों, बिकॉज लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं, दोनों जो एंड पॉइंट है वो क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। मतलब ये फिक्स हो गया, जैसे ये पेन रख दूँ मैं अभी, तो ये मेरा है यहाँ से यहाँ तक, इसकी कुछ फिक्स लेंथ है, तो आप क्या करोगे, स्केल लेके आओगे और इसको मेज़र कर दोगे। तो लाइन सेगमेंट को आप मेज़र ही कर सकते हो। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी लिख दो और ऐसे सिंपल ऊपर एक लाइन लिख दो। तो ये क्या शो करता है कि यहाँ पे दोनों एंड पॉइंट है। एक्सटेंड होने का मतलब क्या होता है, एरो लगाओगे आप, एक्सटेंड नहीं होने का मतलब ऐसे रख दोगे, ठीक। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है किसमें, लाइन रे एंड लाइन सेगमेंट में। फिर देखो क्या बोला है, वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए लाइन एंड रे। देखो मेजर करने के लिए ज़रूरी क्या है कि आपका किसी ना किसी पॉइंट पे जाके आपके पॉइंट रुक जाने चाहिए। बट देखो लाइन लाइन में क्या होता है, दोनों साइड इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं। रे में क्या होता है, एक की तरफ इनफाइनाइट की तरफ जाता है, मतलब चलता ही रहता है, तो आप मेज़र नहीं कर पाओगे। बट लाइन सेगमेंट में क्या होता है, फिक्स हो जाता है, तो आप मेज़र कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला कि बट वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो ये रहा आपका अभी तक का बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में आइडिया। तो ऐसे ही अपन आगे भी बहुत सारी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उनके साथ डील करते रहेंगे। तो बहुत ही कम आपका पोर्शन बचा हुआ है यूक्लिड ज्योमेट्री का, जो अभी कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ आपका कंप्लीट हो जाए।